नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। और कैसे आप सभी लोग, और कैसे आप लोग की पढ़ाई चल रही है। इधर बीच में 2 दिन आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाया है, ठीक है। कुछ रणनीति बना रहा था इसलिए थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। तो मैथ हमारा कंप्लीट हो चुका है, हिंदी भी कंप्लीट हो चुका है, आप उसे देख लीजिएगा पहले। आज ये हमारा होने वाला है पर्यावरण शिक्षण, और पर्यावरण शिक्षण का ये हमारा पहला वीडियो होगा। अभी पर्यावरण शिक्षण का हमारा क्या है, ये पहला वीडियो है। और एग्ज़ाम आप लोग के दिसंबर में होने हैं, ये तो कंफर्म है, इसमें कुछ बात करने वाली बात है नहीं ऐसी। और रहा फॉर्म अप्लाई का, तो फॉर्म भी आप लोग का इसी महीने के लास्ट में भरा जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा होने वाला है पर्यावरण शिक्षण। ये पर्यावरण शिक्षण की पहली क्लास है। इसके पहले हिंदी हो चुका है, मैथ कंप्लीट हो चुका है। अब जो वीडियो 20-20, 22-22 मिनट का था, अब थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, क्योंकि जल्दी से ख़त्म करना है। ख़त्म करने के बाद सब्जेक्ट भी हम लोग को पढ़ना है, इसलिए जल्दी से क्या करना है, हमको ख़त्म करना है। पर्यावरण शिक्षण क्या है, देखिए पर्यावरण शिक्षण में यहाँ से 1 नंबर आता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये हमारा क्या है, विषय वस्तु। विषय जो वस्तु है, जो सब्जेक्ट हमारा जो विषय है, जो पर्यावरण, उसकी थीम और उप थीम क्या है, ये यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। इसमें कह रहा है मुख्य थीम 6 है और उप थीम कितने हैं, 4। मुख्य थीम 6 है और उप थीम 4 है, और ये दोनों आपको याद होना चाहिए। अगर आप उप थीम को याद कर लेते तो भी ये काम हो जाएगा, दोनों में से कोई एक याद होगा तो दूसरा काम हो जाएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए उप थीम और थीम क्या होती है। थीम का मतलब होता है जो मुख्य थीम मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी है, मुख्य थीम मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी है, और उप थीम मतलब उसके सहारे, उसके साथ साथ या उसके सहारे कौन सा कार्य किया जा रहा है, उस पर फोकस कर रहा है। अगर इतना भी दिमाग लगाएंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। देखिए परिवार एवं मित्र, पर्यावरण शिक्षा के मुख्य थीम है कि परिवार और मित्र के बारे में बताना कि परिवार क्या है और मित्र क्या है, और परिवार का कर्तव्य क्या है, मित्र का कर्तव्य क्या है, परिवार में कैसे रहना है, मित्र के प्रति आपके कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसी भाषा होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बात की गई है। तो परिवार एवं मित्र, फिर इसके बाद भोजन, जो पर्यावरण शिक्षा जो दी जाएगी, जो सब्जेक्ट में हमारे जो है विषय वस्तु में, उसमें भोजन के बारे में बताया गया है, आश्रय के बारे में, जल, यात्रा, और हम जो सोचते हैं और जो करते हैं उसके बारे में बात की जाएगी। तो भोजन में आप देखेंगे कि जब विषय वस्तु हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण की, तो उसमें हर राज्य का कुछ स्पेशल डिश होता है, खाने का कुछ स्पेशल भोजन होता है हर राज्य का, और हर राज्य का जो ये आश्रय दिया है, तो हर राज्य का अलग अलग घर होते हैं। जैसे राजस्थान का अलग और असम का अलग, तो ऐसे अलग अलग राज्यों के अलग अलग कुछ फेमस घर होते हैं और उनका कुछ भोजन होता है। और जल संग्रह करने का एक अलग अलग टेक्निक होती है, ठीक है। तो जल संग्रह करने का अलग अलग टेक्निक होती है, और यात्रा करने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज होती हैं। तो टोटल हमारे जो भी 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में हर राज्य में, अगर परिवार एवं मित्र के बारे में बता लिए, तो आपको हर राज्य के भोजन के बारे में बताना है कि हर राज्य में कौन कौन से भोजन हैं महत्वपूर्ण, और वहाँ पे ठहरने के लिए, रहने के लिए कैसे कैसे घर बनाए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करना है। और जल को कैसे संग्रह किया जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए, कहाँ पे, और यात्रा कैसे की जाती, किस राज्य में, इसके बारे में चर्चा करना है। और हम जो सोचते हैं और जो करते हैं उसके बारे में, कि हम कोई चीज़ सोच रहे हैं और सोचने के बाद कैसे करते हैं, इसके बारे में यही हमारा क्या होता है, मुख्य थीम। जब आप पर्यावरण जो विषय वस्तु जो सब्जेक्ट जो हमारा है, जो एनसीईआरटी 3, 4, 5 का जो हमको पढ़ना है, 3 क्लास की एनसीईआरटी, और उसी में से 15 नंबर का हमारा आना है, तो जो 3, 4, 5 में पढ़ेंगे ना, तो उसमें भोजन के बारे में आपको बताया होगा कि हर राज्य का कौन कौन सा किस राज्य का भोजन। जैसे यूपी का कचनार का फूल की सब्जी खाई जाती है, यूपी फेमस किस लिए, कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। और उसी तरह टोपियोको एक जगह का क्या है, और ऊख का पौधा है जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसमें क्या है कि पानी इकट्ठा करने की क्षमता होती है, 30 फीट अंदर तक वो जाती जड़ें। ये सारे जब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तब उसमें बात हम करेंगे। तो ये थीम और मुख्य थीम आपको याद होने चाहिए। और ये हमारा उप थीम क्या होता है, उप थीम का मतलब सबके बीच में संबंध बताना कि एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। कार्य एवं खेल, पशुएं और पौधे, ठीक है। संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं और पौधे, ये आपको थीम और उप थीम से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बाकी मुख्य थीम के बारे में आप जान गए कि ये सारी चीज़ें हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, जैसे भोजन, यात्रा, जल, आश्रय। अब आइए आगे, शिक्षण।
शिक्षण का मतलब हमने हिंदी में बताया कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे शिक्षण का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो शिक्षण एक ऐसी कह सकते हैं एक युक्ति है, या शिक्षण का मतलब होता है सीखना और सिखाना। शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, इन सारी चीज़ के बारे में हमने बात कर लिया है हिंदी में। यहाँ बस थोड़ा सा बात करेंगे। शिक्षण जो है जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, शिक्षण मतलब होता है सीखना और सिखाना। जो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है ये कहाँ कहाँ घटित होती है, कैसे कैसे होती है, इसके बारे में चर्चा करना है। अब बाकी शिक्षण सहायक सामग्री और फला चीज़ें जो भी हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, आप उसे देख लीजिएगा। जो चीज़ें वहाँ पे वो सारा हर जगह काम करेगा। जो थोड़ा एक्स्ट्रा है उसके बारे में बस हम बात यहाँ कर रहे हैं। अगला कह रहा है कि शिक्षण 3 प्रकार की होती हैं। शिक्षण 3 प्रकार से कराई जाती हैं। एक होता है राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली, जिसे शिक्षक केंद्रित भी कहते हैं। दूसरा है लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली, जिसे बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली कहते हैं। और तीसरा है हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली, ठीक है, इसे रचनात्मक शिक्षण प्रणाली या सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली भी कहते हैं। तो पहले के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। राज से हमको समझ में आ रहा है राजतंत्रात्मक, जिससे पहले देखेंगे जैसे राजाओं का शासन रहा करता था, ठीक है, एक ही राजा रहता था, वो जो कहता था उसका कार्य क्या होता, चाहे वो सही हो या गलत हो, ठीक है, लेकिन वो जो कहता था उसको सर्वमान्य किया जाता था, उसकी बातें को मानना पड़ता था जो राजा कहता था। तो यहाँ पे हम राजा के सेंस में लेंगे टीचर को, किसको लेंगे, अध्यापक को। अध्यापक को केंद्र में रख के अगर राजा कोई उल्लंघन करता था तो राजा क्या करता था, उसे दंड देता था। राजा क्या करता था, उसे दंड देता था। या राजा को जो चीज़ें पसंद नहीं आती थी, चाहे जो आदमी ना पसंद आए, उसे क्या राज्य से बाहर फेंकवा देता था, या उसको जो भी सजा देता था राजा। तो वहाँ राजा अकेला था, उसके अनुसार पूरी प्रजा चलती थी, वो जैसे चाहता था वैसे करके व्यवस्था को रखता था। तो ऐसे ही ये अध्यापक और स्टूडेंट के बीच में कैसे काम करेगा इसको समझेंगे। तो राजतंत्रात्मक शिक्षक प्रणाली कह रहा है शिक्षक केंद्रित प्रणाली। केंद्र में शिक्षक होता है, केंद्र मतलब शिक्षक, जहाँ पे राजा केंद्र में होता है, केंद्र मतलब राजा की सब लोग बात मानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि केंद्र में शिक्षक होगा, शिक्षक का बात क्या होगा आपको मानना पड़ेगा। और इसका व्यवहार क्या होता है, एकात्मक, मतलब एक तरफा होता है। इसमें क्या होता है, व्यवहार एक तरफा होता है और मूल्य क्या निकलता है, तानाशाही। अगर भैया कह रहा है केंद्र में शिक्षक, अगर शिक्षक का मन करेगा तो चाहे वो पढ़ा के मारे, चाहे वो बिना पढ़ाए मारे, चाहे आपको फेल कर दें, चाहे वो पास कर दें, जैसे राजा करता था। आप गुनाह किए तो भी ठीक, नहीं किए तो भी ठीक, उसका मन करेगा सजा देगा, नहीं मन करेगा नहीं देगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राजा के ऊपर। तो यहाँ पर भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, शिक्षक के ऊपर। इसे हम राजतंत्रात्मक शिक्षक प्रणाली भी कहते हैं और शिक्षक केंद्रित प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। शिक्षक तो इसको हम शिक्षक या अध्यापक केंद्रित प्रणाली कह सकते हैं, या शिक्षक केंद्रित प्रणाली कह सकते हैं, या राजतंत्रात्मक शिक्षक। इसमें प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं होती है। इसमें क्या होती है, प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं होती है। जहाँ पे प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं होगी, जहाँ पे एक तरफा व्यवहार किया जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत तानाशाही होगा, तालमेल नहीं बैठेगा, तानाशाही होगा। तो ये राजतंत्रात्मक शिक्षक प्रणाली ऐसी प्रणाली थी कि उस समय कि जो बच्चे जो स्कूल आते थे, अध्यापक का मन किया तो पढ़ाया, नहीं मन किया नहीं पढ़ाया, मन किया पढ़ा के मारा, मन किया बिना पढ़ाए पीटा, मन किया बिना परीक्षा के पास कर दिया, मन किया तो परीक्षा लेके पास किया। तो इसीलिए एक एकात्मक व्यवहार, एक तरफ से व्यवहार होता था, इसलिए तानाशाही की वजह से बच्चे क्या करते थे, उस समय स्कूल आना बंद कर दे। मतलब उस समय बालक बहुत कम विद्यालय आते थे, बस इसलिए क्योंकि आप गुरुजी का मन करे तो पैर दबाएं, मन करे तो पानी आपसे मंगवाएं। ये पहले की अवधारणा थी, ये पहले चल रहा था ऐसा कि गुरुजी क्या करते थे, पैर दबाते थे, पानी मंगवाते थे, सारा कुछ काम करवाते थे विद्यालय में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये प्रणाली अब धीरे क्या हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। ये कह सकते हैं कि राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली शिक्षक केंद्रक या अध्यापक केंद्रक। इसमें अध्यापक जो केंद्र में होता है और केंद्र में जो होता है वो एकात्मक व्यवहार होता है। उसका व्यवहार क्या होता है, एकात्मक होता है, बस एक दिशा में काम करता है। और इसी की वजह से क्या होता है, तानाशाही होता है, जिसकी वजह से क्या है, घर टूट जाते हैं। आप देखेंगे जहाँ पे जिस घर में कोई अगर एक मालिक होता है, जिस घर में कोई एक मालिक होता है, तो देखेंगे वहाँ पे बहुत तानाशाही होता है। उसका क्या होता है, किसी के प्रति उसका लगाव होता है तो उसके प्रति उसका अलग व्यवहार होगा, जिससे उसका लगाव नहीं होगा उसके प्रति उसका अलग व्यवहार होगा। तो इसकी वजह से उन दोनों के स्टूडेंट कह सकते हैं, या दोनों फैमिली, जैसे मान लीजिए 5-6 लोगों की एक फैमिली है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कोई बड़ी फैमिली है, बड़ी फैमिली में क्या होता है, कोई एक मालिक है, मान लीजिए दादाजी मालिक हैं, चाहे पिताजी मालिक है, कोई एक मालिक होता है। तो वो कहेगा कि आज घर में बनना चाहिए सब्जी चावल, तो बनेगा सब्जी चावल। बोलेगा दाल रोटी बननी चाहिए, तो कहेगा दाल रोटी बननी चाहिए। अब भले ही 10 लोग हैं ना, 10 लोगों में कुछ लोगों को दाल चावल पसंद है, कुछ लोग को
सब्जी चावल पसंद है, कुछ लोग कुछ और पसंद है। तो वहाँ पे जब दादाजी के अकॉर्डिंग जब खाना बनता है तो कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोग को खाना पसंद नहीं आता है। तो इसके वजह से क्या होता है, आपस में तानाशाही होती है। लोग कहते हैं उनके पसंद का खाना बना है, कुछ लोग कहेंगे उनके पसंद का खाना बना है, तो आपस में हो जाता है तानाशाही। तानाशाही वजह से क्या होता है, टूट जाता है, विखंडन हो जाता है। घर परिवार क्या हो जाते हैं, अलग अलग बंटवारे हो जाते हैं। घर का बंटवारा होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ पे इकलौता कोई मालिक होता है, तब ऐसा होता है। तो और जब इकलौता मालिक होता है तो क्या करता है, बस अपना सुनता है, अपना काम करता है। वो किसी से पूछता नहीं है कि नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। बस अपना मन के मालिक, जो उसको लगा सही वो सही, जो लगा गलत वो गलत है। इसलिए घर परिवार क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और घर में अलगाव हो जाता है। जहाँ पे राजतंत्रात्मक शिक्षक प्रणाली, जहाँ पे कोई एक राजा रहेगा, उसके तरफ से एकात्मक व्यवहार किया जाएगा। होता है ना कभी कभी किसी के पक्ष में बात कर लेना कि नहीं इसके पक्ष में बात करना, कभी इसके पक्ष में बात करना। तो जिसके पक्ष में आप बात करेंगे उसके लिए तो अच्छा रहेंगे, जिसके पक्ष में बात नहीं करेंगे उसके लिए आप बुरे बन जाएंगे। तो उन दोनों में आपस में तालमेल बैठेगा नहीं, जिससे झगड़ा होगा घर में और विखंडन होना तय है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, आगे कह रहा है लोकतंत्रात्मक शिक्षक प्रणाली, इसे बाल केंद्रित शिक्षक प्रणाली भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है कि केंद्र में बालक को रखा जाता है। अब क्या होता है कि ये, और इसमें क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, अंतःक्रिया। अंत मतलब एक दूसरे से बात विचार करना, अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से बात विचार करना, अंतःक्रिया। तो इसका सेंस नहीं, मान लीजिए कोई फैमिली है, वही फैमिली 10 लोगों वाली वही फैमिली है, उसमें क्या जाता है कि जब खाना बनाने से पहले सब सदस्यों से पूछा जाता है कि भैया आज क्या बनना चाहिए। बाल केंद्रित मतलब सबको केंद्र में रखते हुए, जिसके लिए खाना बनाया जा रहा है उसको केंद्र में रखते हुए उससे पूछा जाएगा कि आज क्या बनने वाला है, क्या बनाया जाए। तो सबसे पूछेंगे मतलब सबसे अंतःक्रिया करेंगे। सबसे पूछने का सेंस यही है ना कि सबसे आप अंतःक्रिया करेंगे। सबसे पूछेंगे घर में आज क्या बनना चाहिए। तो जो लोग, तो ये क्या है, इसका मूल्य क्या निकल जाएगा, मानवीय। आपको ये याद रखना है कि केंद्र में बालक होगा, व्यवहार अंतःक्रिया, मूल्य मानवीय होगा। इसको मूल्य भी कह सकते हैं, इसको गुण भी कह सकते हैं। मानवीय मूल्य, इसका मूल्य भी कह सकते हैं और इसको गुण भी कह सकते हैं। ठीक है। तो घर में सबसे पूछा जाएगा क्या बनना चाहिए। जब सब लोग की जो मर्जी होती है, उसमें कुछ लोग को कुछ चीज़ नहीं पसंद होती, लेकिन ज़्यादा बहुमत जिधर रहता है वही खाना वो बनता है। तो ऐसी चीज़ें बनाई जाए जो सबको कुछ ना कुछ पसंद आए। जैसे मान लिए चावल रोटी दाल सब्जी, कुछ लोग को चावल दाल पसंद है, कुछ लोग को रोटी सब्जी पसंद है। तो कुछ इसमें से चीज़ें बना दो, कुछ उसमें से चीज़ें बना दो, ताकि दोनों की चीज़ें मिक्स हो, कुछ कुछ दोनों में मिलता रहे। इसको कहते हैं हम अंतःक्रिया से। तो मानवीय मूल्य, मानव के हित के लिए जो काम किया जाए उसे क्या कहेंगे, मानवीय। मानव हित के लिए जो काम किया जाए उसे मानवता कहते हैं, मानवीय मूल्य ही कहलाता है। इसमें क्या होता है, बालक को केंद्र, टीचर क्या करता है, अब आज अध्यापक पर, अध्यापक क्या करता है, बालक को केंद्र में रख के उससे पूछता है बालक के रुचि क्षमता के अनुसार उसको क्या करता है, वो पढ़ाता है। अध्यापक क्या करता है, बालक को केंद्र में रख के, बालक को केंद्र में रखना मतलब बालक के अनुसार, बालक जो पढ़ना चाहे, बालक की जिसमें रुचि हो, बालक की जिसमें इच्छा हो, जो करना चाहे, आपको क्या करना है, उसी तरीके से उसको पढ़ाना है, समझाना है, बताना है, सिखाना है। ये काम आपको करना है। तो बालक को केंद्र में रखेंगे, बालक के साथ क्या करेंगे, केंद्र में रख के उससे पूछेंगे वो क्या चाहता है, फिर उसके साथ अंतःक्रिया करेंगे और उसको बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको कार्य करना है, शिक्षण का कार्य करना है। ये बातें समझ में आएगी। इसमें प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं होती है, इसमें प्रश्न पूछने की आज़ादी होती है। आज़ादी का मतलब अध्यापक और बालक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। कुछ चीज़ें अध्यापक जानना चाहता है बालक से कि बालक को क्या चीज़ें पता है, क्या चीज़ नहीं पता है, और बालक जो है अध्यापक से जानना चाहता है कि इससे क्या क्या और हो सकता है, इसका सेंस और इसका मतलब क्या क्या निकल सकता है। इसके बारे में दोनों आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं होती भैया, यहाँ पे प्रश्न पूछने की आज़ादी होती है। अगला कह रहा है हस्तक्षेप रहित। हस्तक्षेप मतलब होता है किसी को रुकावट, हस्तक्षेप मतलब किसी कार्य में बाधा डालना, हस्तक्षेप मतलब किसी कार्य में बाधा डालना। और हस्तक्षेप रहित का मतलब होता है कि किसी कार्य में बाधा नहीं डालना। हस्तक्षेप रहित मतलब कार्य में बाधा नहीं डालना, हस्तक्षेप मतलब कार्य में बाधा डालना। तो हस्तक्षेप रहित शिक्षा प्रणाली क्या कहता है, इसमें भी बालक को केंद्र में रखते हैं, लेकिन बालक क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र मतलब बालक को एक जगह क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। अब बालक अपने हिसाब से एक्टिविटी करता है, जो चीज़ें वो सृजनात्मक कोई कार्य करता रहता है, और दूर से अध्यापक क्या करता है, उसमें नज़र बनाए रखता है। जैसे एक टेबल दे दिए,
ठीक है। टेबल पे कुछ किट वगैरह, जैसे मैथ किट हमने बताया तो किट उट कुछ दे दिया ऐसे, तो उसमें क्या करेगा, फिगर को छांटने के लिए बोल दीजिए, फिगर को इकट्ठा करने के लिए बोलिए किसी आधार पे, वो क्या करेगा, हमने चतुर्थी और मैथ में 5 स्टेज होती हैं, जिसमें 4 स्टेज हमने बताया है। 5वां स्टेज होता है दृढ़ता, जो कि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए उसको हम नहीं बताएं। चतुर्थीकरण था ना, चतुर्थी, विश्लेषण, संश्लेषण, औपचारिक, ये जो 4 स्टेज हमने बताया, इसमें एक होता है 5वां स्टेज दृढ़ता। लेकिन दृढ़ता हमने इसलिए नहीं बताया कि दृढ़ता एग्जाम में पूछता नहीं, इसलिए बस 4 स्टेज ज़्यादा पूछता है, इसलिए 4। और उसमें 4 स्टेज में जो 2 स्टेज होता है, पहला और दूसरा, उसको ज़्यादा पूछता है। जो 0 और लेवल 0 और लेवल 1 जो है वो ज़्यादा पूछता है, बाकी नीचे का नहीं पूछता उतना। तो वो चीज़ें वहाँ से आप देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि बालक को केंद्र में रख के, तो एक टेबल दे दें, टेबल में बहुत सारे किट दे दें, उसमें उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए। अपनी शक्ति, अपनी क्षमता के आधार पर क्या करेगा वो, उसको तुलना के आधार पे या छांटेगा, कैसे भी करके वो, और उसको आपको दूर से देखना है, उसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, वो करके उसमें क्या करेगा, सीखेगा। जब कोई बालक करके सीखता है तो उसके अंदर रचनात्मक या सृजनात्मक सोच डेवलप होती है। क्या होती है? सृजनात्मक और रचनात्मक सोच डेवलप होती है। और शिक्षण प्रणाली क्या है, तो ये चीज़ समझ में आएगी कि राजतंत्रात्मक क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है, हस्तक्षेप रहित क्या है। राज्य में भैया केंद्र में शिक्षक होता है, इसमें केंद्र में बालक होता है, इसमें केंद्र में बालक होता है। इसमें एकात्मक व्यवहार, केवल एक तरफा व्यवहार होता है। इसमें दोनों आपस में मिलजुल के कार्य करते हैं, अध्यापक और छात्र दोनों मिले काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, वो कुछ भी करे, चाहे गलत चीज़ें करे चाहे सही करे, कुछ तो निर्माण करेगा, जहाँ से वो रचनात्मक या सृजनात्मक, इसको सृजनात्मक भी कह सकते हैं, सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली या रचनात्मक, इनमें नई चीज़ों का निर्माण किया जाता है। और इसका मानवीय मूल्य होता है। मूल्य क्या होता है? मानवीय, इसमें तानाशाही और इसमें रचनात्मक। अब आते हैं शिक्षण प्रणाली। शिक्षण प्रणाली में भैया हमने बताया था कि औपचारिक क्या होता है, ये हमने पहले बता चुका है। अनौपचारिक और निरौपचारिक इसमें नया है। औपचारिक का मतलब होता है अधिगम, अधिगम का मतलब होता है निश्चित, निश्चित हमने लिखा है निश्चित सब। ये औपचारिक अधिगम हमने पढ़ाया है ना, जो अधिगम का जितना पाठ है, अधिगम मतलब प्रयासपूर्ण होता है। अधिगम के लिए एक ठीक ना, कहाँ थे भैया, हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। हस्तक्षेप रहित में बात समझ में आ गई आपको। शिक्षण प्रणाली क्या होती है? शिक्षण प्रणाली हमने बताया कि औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। अनौपचारिक मतलब होता है अधिगम, अनौपचारिक का मतलब होता है अर्जन, निरौपचारिक का मतलब बस आपको जानना है। अधिगम का मतलब होता है निश्चित सब कुछ हमने लिखा है, सब कुछ मतलब निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, निश्चित विषय वस्तु होनी चाहिए, तो निश्चित वातावरण होना चाहिए। सारा कुछ इसमें निश्चित होगा, तभी बालक वहाँ पे सीखेगा। और इसमें क्या होता है, कहीं भी कभी भी किसी से भी जो सीख लिया जाए वो क्या होता है? अर्जन। ये बातें कंप्लीट पहले हो चुकी हैं। अब कह रहे हैं निरौपचारिक। निरौपचारिक को होता है कि पत्राचार के माध्यम से या ऑनलाइन या होम ट्यूशन, इसमें दोनों होता है। ये क्या होता है? इन दोनों का मिश्रण होता है। निरौपचारिक कह सकते हैं कि दोनों का मिश्रण होता है। किसका किसका भैया? अनौपचारिक का, अनौपचारिक का और अनौपचारिक का और औपचारिक का, ये दोनों का मिश्रण होता है। कैसे मिश्रण होता है ये देखिए कि पत्राचार के माध्यम से, या समाचार पत्र भी कह सकते हैं, समाचार पत्र देखेंगे जो भी है, या ऑनलाइन क्लास जो भी है, चाहे होम ट्यूशन चाहे ऑनलाइन क्लास चाहे पत्राचार, मतलब जो समाचार पत्र निकलता है वो सुबह निकलता है किसी फिक्स टाइम पे। जो भी पेपर निकलता है, पढ़ते हैं जो भी पेपर, न्यूज़पेपर, वह किसी फिक्स टाइम पे निकलता है। लेकिन कुछ लोग तो उसी समय पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उस टाइम समय नहीं रहता है, शाम के समय, दोपहर के समय पढ़ लेते हैं, किसी भी समय पढ़ लेते हैं। तो क्या हो गया, निकला तो फिक्स निश्चित टाइम पे निकला, लेकिन पढ़े हम कभी भी कहीं भी किसी भी समय पढ़ लिए। तो दोनों चीज़ इसमें इंक्लूड है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? निरौपचारिक। ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन क्लास चलता है, कुछ लोग उस समय क्लास करते हैं, कुछ लोग उसके 2 घंटे बाद करते हैं। ऑनलाइन का जो सिस्टम, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे, चाहे होम ट्यूशन कोई टाइम है 4 बजे 6 बजे, कभी कभी किसी कारणवश हमने टाइम अपने हिसाब से चेंज कर लिया, तो क्या हो गया वो? निरौपचारिक। औपचारिक निश्चित होना चाहिए, औपचारिक निश्चित होना चाहिए, अनौपचारिक अनिश्चित, और निरौपचारिक निश्चित और अनिश्चित दोनों का मिश्रण है। तो ये बातें समझ में आपको आ गई होंगी। इसमें प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं होती है, इसमें प्रश्न पूछने की आज़ादी होती है, और ये स्वतंत्र रूप से, अगर स्वयं स्वतंत्र रूप से, और ये क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। और जब कोई काम स्वयं किया जाता है तो वो ज़्यादा दिन तक क्या होता है? अस्थायी होता है।
जो कार्य आप करके सीखेंगे, वो जो ज्ञान आप अर्जित करेंगे वो ज़्यादा दिनों तक क्या होता है, अस्थायी होता है। इसलिए बालक को गतिविधियों के आधार पर क्या करना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई। आइए और आगे देखते हैं क्या है। आइए आगे देखते हैं भैया क्या है। आगे आगे हमारा क्या है, पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षण क्या होता है इसको देखिए। शिक्षण मतलब सीखना और सिखाना, बात सबको पता है। अब आते हैं पर्यावरण शिक्षण में, मतलब पर्यावरण में क्या करना है। बालक और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया करवाना, बालक और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया करवाना, ये क्या कहलाता है, पर्यावरण शिक्षण। अब ये कितने प्रकार से होती है ये देखिए। एक होता है प्राकृतिक रूप से, एक होता है आर्थिक रूप से, एक होता है सामाजिक रूप से। 3 तरीके से बालक को पर्यावरण से जोड़ा जाता है। 3 तरीके से बालक को पर्यावरण से जोड़ा जाता है। उनके साथ अंतःक्रिया करवा के, उनके साथ उनके सरोकार, मतलब उसको कैसे बचाया जाए, कैसे उसका संरक्षण किया जाए, उससे परिचित, मतलब 3 तरीके से आप बालक को क्या कर सकते हैं, बालक को पर्यावरण के प्रति क्या करते हैं, जागरूक कर सकते हैं। अगला देखिए क्या हमारा 3 प्रकार से, जिसे क्या है, पहला प्राकृतिक, इसी को हम पर्यावरण का क्षेत्र भी कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण का क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, पर्यावरण का क्षेत्र। इसको हम कह सकते हैं पर्यावरण का क्षेत्र। पास पड़ोस में पाए जाने वाले वस्तुओं के साथ, मतलब जो बालक के घर के आसपास जितनी भी सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, चाहे वो जैविक हो चाहे अजैविक हो। जैविक मतलब चाहे जीवित हो, अजैविक मतलब चाहे जो जीवित नहीं हो, ठीक है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी चीज़ों के बारे में उसे क्या करना, परिचित करवाना। पहला क्या है, प्राकृतिक, पास पड़ोस में पाए जाने वाले सभी वस्तुओं से क्या करना, उसका परिचय कराना, वो हमारा हो जाएगा क्या, प्राकृतिक। आर्थिक मतलब पर्यावरण के संरक्षण के लिए, मतलब आर्थिक मतलब जो आसपास जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं और इसे लंबे समय तक कैसे बचा के रखा जाए, इसके बारे में क्या करना, आपको बालक को क्या करना है, जागरूक करना है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए जो उपाय आप कर सकते हैं, उन उपायों के बारे में क्या करना है, बालक को आपको बताना है, ठीक है, पर्यावरण से जोड़ना है। अगला क्या है, सामाजिक, परिवार, समुदाय, समाज से, मतलब घर में जितने लोग हैं, आसपास पड़ोस, मतलब जो भी पेड़ पौधे, फूल पत्ती, चाचा दादा मामा, रिलेशन, जो भी चीज़ें हैं, सबसे पहले क्या करना है, बालक को परिचित करवाना है। परिचित करवाना, जैसे परिचित हो गए, फिर उसके बाद परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है, समूह क्या होता है, समुदाय क्या होता है, इससे क्या लाभ है, इसके क्या हानि है, इससे उसे क्या सीख मिल सकती है, इन सभी चीज़ों को क्या करना, एक एक करके बारीकी से क्या करना, समझाना, बताना, और उसके साथ उसको क्या करना, अंतःक्रिया करवाना। फिर इसके बाद आपको पर्यावरण को बचाने के बारे में बताना है। तो बात समझ में आ गई कि पर्यावरण का जो क्षेत्र है वो 3 क्षेत्र है। एक है आर्थिक, एक है पहले प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक। प्राकृतिक जो प्रकृति ने स्वतः बनाया है उससे उसका परिचय करवाइए। फिर इसके बाद समाज ने जो निर्माण किया है, समाज ने बताया कि वो तुम्हारे पापा हैं, मम्मी है, चाचा है, दादा दादी, उससे परिचित करवाइए। फिर जो पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो कैसे उसके लिए लाभदायक हैं, उससे परिचित करवाना, और उससे हानि क्या होने वाली है, उससे लाभ क्या होने वाले हैं, इन सारे पक्षों को बताना, वही हमारा क्या कहलाएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए, जैसे पानी है, पानी कहाँ से आता है, पानी का यूज क्या है, पानी अगर न रहे तो हमारा जीवन संभव है कि नहीं है, पेड़ पौधे होंगे कि नहीं होंगे, आसपास अगर पानी इकट्ठा है तो वहाँ से मच्छर पैदा हो सकते हैं, तो उस मच्छर से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इन सभी छोटी छोटी बातों को क्या करना है, बालक को समझाना है, बताना है आपको, और समझाना है, और उसके शिक्षा में क्या करना है, शामिल करना है, पर्यावरण शिक्षा में। अगला हमारा है पर्यावरण शिक्षा। अब पर्यावरण शिक्षा क्या होती है, तो क्या था, पर्यावरण शिक्षण, और ये पर्यावरण शिक्षण। पर्यावरण शिक्षा का ये तात्पर्य है, शिक्षा का क्या तात्पर्य है, शिक्षण और अधिगम। पर्यावरण शिक्षा का तात्पर्य शिक्षण और अधिगम। अच्छा, शिक्षण कौन कार्य करेगा, अध्यापक। अध्यापक के द्वारा क्या किया जाएगा, शिक्षण का कार्य किया जाएगा, और अधिगम कार्य किसके द्वारा किया जाएगा,
बालक के द्वारा। आज जब बालक अधिगम कर लेगा तो उसके व्यवहार में क्या आएगा, व्यवहार में परिवर्तन। मतलब बालक जब सीखेगा तभी उसके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन। और सिखाने वाला काम कौन करेगा, अध्यापक करेगा। तो अध्यापक के द्वारा किया जाता है शिक्षण और बालक के द्वारा किया जाता है अधिगम। और बालक जैसे अधिगम कर लेता है तो अपने व्यवहार में क्या करता है, तत्पश्चात अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन। जो चीज़ें वो नकारात्मक होती हैं उनको बाहर निकालता है अपने जो भी उसके डेली रूटीन लाइफ में जो चीज़ें डेली यूज कर रहा है, जो उसके लिए हानिकारक है उसको क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा। बाहर तभी निकालेगा जब उसको कोई अच्छी जानकारी अर्जित होगी, कोई अच्छी जानकारी उसको मिलेगी या कुछ वो नया सीखेगा, तब पुरानी चीज़ों को वो क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो अध्यापक द्वारा जो किया जाता है शिक्षण कार्य, मतलब अध्यापक द्वारा सिखाया जाता है और बालक क्या करता है, अधिगम करता है, उसे ग्रहण करता है। और ग्रहण करने के बाद वो उसके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन लाता है अध्यापक या बालक क्या करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है सीखने के बाद। अब कितने तरीके से हो सकते हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक, इन सभी के अनुसार बालक के अंदर क्या कर सकते हैं, हम उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। पहला कह रहा है ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक मतलब जो हमारे ज्ञान में होता है, ज्ञान का मतलब जो हमारे ज्ञान में होता है। ज्ञान का मतलब होता है स्मृति स्तर, जो चीज़ें हमें याद होती हैं वही हमारा ज्ञान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संज्ञान। जो चीज़ें संज्ञान में होती है उसे क्या कहते हैं, ज्ञान। ज्ञान में वही चीज़ होती है जो हमें याद कर करते हो, याद रखना। स्मृति स्तर का मतलब होता है जो याद करने की क्षमता होती है, चाचा मामा मौसी, पेड़ पौधे फूल पत्ती, इन सबको क्या करना है, वो याद करना है, क्या कहलाता है, वो परिवेश का इससे क्या करवाना है, परिवेश का परिचय। परिवेश का परिचय आप कैसे करवाएंगे, उसके स्मृति स्तर से कि चाचा कौन है, मामा कौन है, पेड़ है, पौधे हैं, फूल पत्ती, इसके अनुसार उसका ज्ञानात्मक पक्ष क्या करेंगे, आप मजबूत करेंगे। जब बालक का ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत हो जाए कि जान जाए कि नहीं चाचा कौन है, पापा कौन है, मम्मी कौन है, बुआ कौन है, आम क्या है, अमरूद क्या है, ये मतलब जब उसका ज्ञानात्मक पक्ष जब मजबूत हो जाए तब उसके बाद आपको आना है भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष का मतलब होता है समझ। बालक के अंदर फिर आपको समझ विकसित करनी है। जैसे कि आप देखेंगे चाचा हो गए चाहे बुआ हो गए, तो गांव में भी जो कजन्स होते हैं, गांव में भी जैसे चाचा का लड़के हो गया चाहे बड़े पापा के लड़के हो गए, तो जो ऐसे होते हैं उसको भी भाई बोला जाता है। जो अपने भाई होते हैं उसको भी भाई बोला जाता है। चाचा की लड़की है तो उसको भी हम बहन बोलेंगे, अपनी बहन को भी बहन बोलेंगे। तो जब ये बालक अगर है उसके अंदर क्या करना है, आपको परिचय तो करवा दिए, चाचा किसे कहते हैं, पापा किसे कहते हैं, मम्मी, ये सारा चीज़ से परिचित हो गया। अब उसके अंदर समझ विकसित करनी है। अब मान लीजिए अब एक फैमिली है, फैमिली में क्या है, उसके चाचा हैं, कोई बालक जन्म लिया, छोटा बालक है, उसके पापा मान लीजिए उसके चाचा बचपन जैसे जब बालक का जन्म हुआ तो उसके चाचा चले गए मान लो बाहर पढ़ने। बालक अभी कुछ जान नहीं रहा है। जब चाचा इसके बाहर से पढ़ के 2-4 साल बाद 6 साल बाद आएंगे, और जो पड़ोस के जो चाचा है या जो पड़ोस की जो बुआ है, जो डेली उसको क्या कर रहे हैं, अपने साथ लेके खेल रही हैं, घुमा रही हैं, खिला रही हैं, खाना खिला रही हैं, पिला रही हैं, पानी, मतलब सारा कुछ उसका देख रेख कर रही है आसपास, जो उसके आसपास के जो चाचा बुआ हैं, तो डेली उनको चाचा बुआ वो कह रहा है। जो छोटा बालक है डेली क्या है, चाचा बुआ कह रहा है, वो उन्हीं से परिचित, उन्हीं को अपना चाचा और बुआ मानता है। अब जब 5 साल बाद चाहे उसकी जो सगे बुआ थी, चाहे उसके जो सगे चाचा थे, चाहे उसके पापा ही मान लो जो सगे थे, वो 5 साल 6 साल बाद जब कमा के बाहर से या पढ़ के जब घर पे लौटेंगे तो उनसे वो अपरिचित रहता है। अगर कोई बोला जाता है कि ये तुम्हारे चाचा हैं तो मानने से इनकार करता है, कहता है ये मेरे चाचा नहीं, मेरे चाचा वो हैं जो डेली उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते फिराते हैं, जो डेली इससे बात करते हैं वो उसके चाचा हैं, वो ये बोलेगा, और इनको अपना चाचा नहीं बोलेगा। तब उसके अंदर एक आप समझ पैदा करेंगे कि तुम्हारे असली वाले चाचा चाहे तुम्हारे रियल चाचा यही हैं। कैसे आप उसे समझाएंगे, आप बताएंगे कि जो तुम्हारे पिताजी के जो सगे भाई हैं या तुम्हारे जो दादा के जो तुम्हारे लड़के हैं सगे, वही तुम्हारे असली क्या है, चाचा हैं, बुआ हैं, चाहे पापा हैं। ये चीज़ें उसके अंदर आप एक समझ विकसित करेंगे धीरे धीरे, एक बैग नहीं। तो बालक के अंदर समझ विकसित करने के लिए परिवेश के माध्यम से आप उसको क्या करना है, समझाना। परिवेश के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई बालक है, आप उसे क्या कर रहे हैं कि जैसे आप दिखा दिए कि मान लीजिए बिल्ली को दिखा दें, कोई बिल्ली अगर है तो उसको क्या कहेंगे, बिल्ली। तो अगर बालक मान लीजिए घर में है तो बिल्ली बिल्ली कह रहा है डेली, कैट। अब जैसे ही घर से बाहर बालक निकलेगा कभी तो डॉगी को देखेगा,
तो डॉगी को भी वो क्या कहेगा, बिल्ली ही कहेगा। डॉगी को भी क्या कहेगा, वो बिल्ली कहेगा, क्योंकि बिल्ली के भी 4 पैर हैं और डॉगी के भी 4 पैर हैं, उसको भी क्या कहेगा, बिल्ली कहेगा। अब कुछ दूर जब घर से थोड़ा और बाहर आसपास निकलेगा तो गाय को भी बिल्ली कहेगा, भैंस को भी बिल्ली कहेगा। तो वो उसके अंदर अभी समझ नहीं है, तो उसके अंदर आप समझ कैसे विकसित करेंगे कि जो बिल्ली है उसकी आवाज़ अलग है, इसकी हाइट छोटी होती है, भले ही 4 पैर बिल्ली के हैं, 4 पैर कुत्ते के भी हैं, लेकिन कुत्ते की आवाज़ अलग है और बिल्ली की आवाज़ अलग है। जब आप उसे बताएंगे तो उन दोनों में वो अंतर कर पाएगा। जब अंतर कर लेगा तब जब तीसरी चीज़ गाय और भैंस से परिचित होगा तो न बिल्ली कहेगा न वो गाय कहेगा, न बिल्ली कहेगा न वो कुत्ता कहेगा। वो अपना दिमाग लगाएगा, सोचेगा कि न तो ये बिल्ली हो सकती ना तो कुत्ता हो सकता है, क्योंकि कुत्ते की आवाज़ अलग है, बिल्ली की आवाज़ अलग है, तो ये कुछ और हो सकता है। तब आपसे वो पूछेगा कि पापा ये क्या है या चाचा ये क्या है, तब आप बताएंगे कि गाय है, भैंस है, गाय ऐसी होती है, भैंस ऐसी होती है, इसका कलर के हिसाब से, आवाज़ के हिसाब से वो धीरे धीरे डिफरेंस समझने लगेगा। तो उसके अंदर क्या करना है, समझ विकसित करना है एक परिवेश के माध्यम से। परिवेश के माध्यम से आपको क्या करना है, उसके अंदर समझ विकसित करना है। आप एक फल का एग्जाम्पल भी दे के उसके अंदर समझ विकसित कर सकते हैं कि मान लीजिए घर में एक बालक है तो डेली केला खा रहा है, ठीक है, तो पापा से पूछेगा पापा केला कहाँ से है, तो आप लेके चले गए बाजार जैसे ले गए तो रास्ते में केले का पेड़ दिखा, तो आप बताएंगे बेटा जो तुम केला खाते हो यही केला जो है इसी पेड़ से मिलता है। फिर कुछ दूर बाद जाने के बाद तो वो समझेगा कि नहीं अच्छा ये केला का पेड़ है, केले की पत्तियाँ हरी होती हैं। तो आगे जाते जाते कुछ दूर बाद और एक पेड़ मिला, मान लो आम का पेड़ मिला, तो आम के भी पेड़ को केला ही समझेगा, क्योंकि पत्तियाँ क्या होती है उसकी भी हरी होती हैं। तब आप बताएंगे बेटा वो आम का पेड़ अलग, ये केला का पेड़ अलग है, ये आम का पेड़ अलग है, इसमें आम के फल निकलते हैं ऐसे, तो आम के फल के बारे में बताएंगे, वहाँ केले के फल के बारे में बताएंगे। फिर आगे जाएंगे कुछ और पेड़ दिखेगा तो न वो आम कहेगा न वो केला कहेगा, वो ज़रूर सोचेगा, तुरंत आपसे पूछेगा पापा ये क्या है या किस चीज़ का पेड़, तब आप बताएंगे। तो बालक के अंदर एक समझ विकसित करनी है आपको, उसके पूर्व ज्ञान के आधार पे जो चीज़ें उसे पता हैं उसी से जोड़ के बालक के अंदर आपको क्या करना है, एक ऐसी समझ पैदा करनी है जिससे लोगों के बीच में तुलना कर सके, समझ सके कि ये क्या चीज़ है और दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बता सके। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, पर्यावरण के माध्यम से एक समझ विकसित करनी है, जो चीज़ें उसको पहले से पता है उसी के आधार पे। जो चाचा जानता था, पापा जानता था, मम्मी पापा चाचा बुआ नाम जानता था, बोलते यही हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कौन मेरे चाचा है कौन मेरे चाचा नहीं है। तो धीरे धीरे वो समझ उसके अंदर आपको विकसित करनी है, एक समाज के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से, इन सबको जोड़ के क्या करना है, उसके अंदर समझ विकसित करनी है, उसे सोचने पे मजबूर करना है। कभी कभी आपको क्या करना है, उसे सोचने पे मजबूर करना है, उसको सोचने के लिए कुछ समय दीजिए ताकि उसके अंदर समझ विकसित हो सके, तुलना कर सके कि नहीं ये क्या है, ये दो लोगों के बीच में वो तुलना कर सके, इस चीज़ को समझ सके। क्या कि पहले अगर ज्ञानात्मक पक्ष उसका मजबूत हो जाए तभी आपको भावनात्मक पक्ष पे ले जाना है। ज्ञानात्मक पक्ष मतलब जो चीज़ें याद करने वाली, चाचा मम्मी पापा चाहे आम सेव केला, ये अगर वो सीख लिया तब उसके बाद उसको उसके अंदर समझ विकसित करनी है कि आम का फल जो है किस पेड़ से मिलता है, केले का फल किस पेड़ से मिलता है, मम्मी किसको कहते हैं, बड़ी मम्मी किसको कहते हैं, चाचा किसे कहते हैं, फूफा किसे कहते हैं, ये समझ उसके बाद विकसित करानी है। जब वो जान जाए तब, जब उसका ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत हो जाए तब आपको भावनात्मक पक्ष पे आना है, उसको बताना है। अब जैसे भावनात्मक पक्ष अगर मजबूत हो जाए तो अब इसके बाद आपको आना है क्रियात्मक पक्ष पे। क्रियात्मक मतलब गतिविधियों के आधार पे जोड़ना। क्रियात्मक मतलब होता है गतिविधियाँ, क्रिया मतलब कोई कार्य करके, गतिविधियाँ करके उसे क्या करना है, पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देनी है गतिविधियों के आधार पे कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके, हमारे लिए कैसे लाभदायक है, अगर पर्यावरण में ये चीज़ें नहीं रही तो हमारा जीवन खतरे में आ सकता है, फला चीज़ें आपको ऐसे करके उसको क्या करना है, समझाना है। तो बातें समझ में आई। क्रियात्मक पक्ष एक होता है सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में होता है देश भाषा संस्कृति के प्रति क्या करना, कि मतलब भाषा के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति बालक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, परिवार के प्रति क्या होना चाहिए, परिवार में कैसे बातें करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए। तो ये आदर सम्मान प्रेम सहयोग सहानुभूति, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, उसके अंदर धीरे धीरे डेवलप करना है। आपको उसके धीरे धीरे अंदर उसके अंदर क्या करना है, अंतर्निहित करना है, उसके अंदर धीरे धीरे क्या करना है, समाहित करना है इन सारी चीज़ों को पर्यावरण के माध्यम से। तो पर्यावरण के माध्यम से बालक के अंदर ज्ञानात्मक भावनात्मक क्रियात्मक सामाजिक इन सारे पक्षों को धीरे धीरे उसके अंदर समाहित करना है, जिससे वो आने वाले कल को बेहतर बनाने के साथ साथ अपने जीवन को भी बेहतर बना सके।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्त यहाँ तक बातें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल से, आज तो एक ही, कल से डेली 2-2 वीडियो मिलेगी आप लोग को, एक या दो वीडियो डेली हो सके तो मिले कल से, क्योंकि हम लोग को बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम हम लोग को होना ही होना है। भले ही वो 15 दिसंबर से ही स्टार्ट क्यों ना हो, लेकिन एग्ज़ाम होना है। तो हम लोग 15 तारीख तक कोशिश करेंगे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, बस उसके बाद प्रैक्टिस करना हो। नहीं तो आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस करते रहिए, यहाँ पे थ्योरी हम एक तरफ से कराते चल रहे हैं, और ये बहुत जल्दी ही, ये 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, और मैथ का जो हम सोच रहे हैं प्रैक्टिस के साथ ही मैथ का कंप्लीट कराते चलेंगे एक साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।